नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पार्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो सीरीज 60 डेज़ का प्लान चल रहा था हिस्ट्री एनसीईआरटी का, तो चलिए आप उसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि स्पोर्ट डे है, तो मैंने जिसमें आपको बताया था कि मैं उसे हिस्ट्री को सिर्फ आपको ये नहीं बताऊँगा आपको कैसे पढ़ना है, मैं बताऊँगा ये बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपका 60 डेज़ का प्लान है, तो उसमें आज 4th चैप्टर है 6th क्लास का। चलिए, जिसे कि चैप्टर का नेम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ये चैप्टर के लिए जो दे रखा है पॉइंट से 6 क्लास के स्टैंडर्ड बच्चे के लिए दे रखा है कि उसके लिए बताने के लिए क्या वो पढ़ने जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है ग्रंथों के बारे में, ग्रंथ के बारे में बता रखा है, जिसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 4 ग्रंथों का नाम दे रखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद बता रखा है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं, ये रिटर्न में दे रखा है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन प्रार्थनाओं को सुक्त कहा गया है। सुक्त की जो प्रार्थनाएं दे रखी हुई हैं, जैसे कि 4 ऋग्वेद बता रखा है, जो ग्रंथ वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, तो जिन प्रार्थनाओं को सुक्त कहा गया है। जैसे कि क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने देखा है एसएससी के पेपर में प्रीवियस ईयर के, जिसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद की रचनाओं को क्या कहा जाता है, तो सुक्त कहा गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सुक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, ये अर्थ भी पूछा गया था, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जैसे कि देवी देवताओं की वंदना में रचे गए थे ये। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो देवता थे, महत्वपूर्ण देवता बताए गए कि अग्नि, इंद्र और सोम थे। अग्नि को आग का देवता बताया गया, इंद्र को युद्ध का देवता और सोम एक पौधा है, सोम को पौधा बताया गया है, जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। जैसे पेय से आप अर्थ लगा सकते हैं कि मदिरा, सोम रस। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सशब्द पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इन्हें रिटन नहीं कराया जाता था, इन्हें पढ़ाया जाता था, जिसमें कंठस्थ करते थे। तो आप इम्पोर्टेंट है, माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर रिटन नहीं कराया जाता था। जैसे क्वेश्चन आया था कि रिटन कराया जाता था कि कंठस्थ कराया जाता था, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, कंठस्थ कराया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। इस काल में महिलाएं ने भी रचना की थी। देखिए, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इसमें जो ऋग्वेद में जिस भाषा में रिटर्न किया गया है उसकी भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा गया है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, बताया गया जैसे 6th क्लास बच्चे के लिए कि आप जो संस्कृत पढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रंथ के बारे में दे रखा हुआ है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अभी 2019 का पेपर देखते हैं, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि भारोपी भाषा परिवार का कौन सी भाषा हिस्सा है, तो उसमें लैंग्वेज दे रखी गई थी, तो उसमें पूछा गया था कौन सी हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये आपका भारत यूरोपीय परिवार दे रखा है, भारोपी परिवार। देखिए इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है भारोपी भाषा परिवार में। असम है, गुजरात है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ये आपकी है। तो इसे आप अलग में पॉइंट नोट कर लीजिए कि भारोपी भाषा परिवार में असम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। जैसे कि आप करेंगे तो उत्तर भारत की भाषाएँ और एशियाई भाषाएँ क्या होती, जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएँ इसमें सम्मिलित थी भारोपी परिवार में। जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। जैसे कि सबसे आपका भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार भी भारोपी भाषा परिवार है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। ओके, एक भाषा परिवार कहा जाता है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसका रीजन दे रखा है, क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत में माँ, हिंदी में माँ और मदर अंग्रेजी शब्द को देखें। जैसे बताया जा रहा है कि
इसे हम संस्कृत में मात्र कहते थे, उसे हिंदी में माँ कहा गया और बाद में अंग्रेजी में मदर कहा गया। जैसे कि एक शब्द जैसे मिलते हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट भाषा बताया गया है कि उपद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। तो यहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं दे रखा है। इसमें देखते हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषाएं आपकी दे रखी है तमिल भाषा परिवार में। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो आप याद रखिएगा। और द्रविड़ भाषा का परिवार दे रखा है। देखिए द्रविड़ भाषा परिवार में भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं एस्ट्रो एसियाटिक थी। तो इसका ग्राफ बना लीजिएगा, जैसे कि आप एक तरफ भाषा परिवार और एक तरफ उसमें भाषाएं बोली जाने वाली मैप बना लीजिए, उस लगा लीजिएगा, उससे आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखिए आपको यहाँ पे वही बात बता रहा है कि इसे पढ़ा नहीं जाता था, इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसकी रचना हो चुकी थी उसके कई साल बाद, जैसे बता रहा है कि रचना के कई साल बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। जो ऋग्वेद है इसे छापने का काम 200 साल पहले हुआ है, जबकि इसकी रचना बहुत पहले हो गई थी। इसको पहले उच्चारण नहीं किया जाता था, सब रिटर्न नहीं उपलब्ध था। चलिए हम बताया गया है कि आप इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्वविदकर्ता की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अध्ययन करते हैं। देखते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कितने सूक्त दे रखा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त अंश का अंश है। जैसे कि बता रहे हैं कि वार्तालाप के रूप में सूक्त जो उपलब्ध हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल दे रखा है कि विश्वामित्र नामक ऋषि जो थे और देवियों के रूप में 2 पूजित नदी व्यास और सतलज के बीच में ये सूक्त का अंश एक दे रखा है। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि ऋग्वेद की रचनाओं को में जो रचनाओं को सूक्त कहते थे, रचनाओं को सूक्त कहते थे, और सूक्त में वार्तालाप दे रखा है। तो उसी में एक एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के बारे में व्यास और सतलज के बीच में एक वार्तालाप का अंश है, जिसे सूक्त बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का एक पन्ना, ये देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि है, उसका एक पन्ना दिखाया गया हुआ है। भुर्जुरज, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि भुर्जुरज की छाल पर लिखी गई थी। लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये कश्मीर से प्राप्त हुई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने का इसका उपयोग किया गया था। इसी का उपयोग किया गया था। इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। जैसे कि जो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था, इसी ऋग्वेद को देखकर तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। जैसे कि ऋग्वेद की जो ये हमें पांडुलिपि प्राप्त हुई थी कश्मीर से, ये अभी भी महाराष्ट्र में सुरक्षित रखी हुई है, बताया जा रहा है। विश्वामित्र और नदियों के समाज जो दे रखा था, उसी के विषय में बताया गया है। जैसे कि विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। इसी की प्रार्थना दे रखी हुई है। तो ये आप अच्छा देखिएगा, अच्छा लगता है पढ़ने में, आप पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे लिए नहीं, लेकिन बट आप जरूर पढ़ के देखेंगे तो आपको अच्छा फीलिंग आएगी। यहाँ पर मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों
खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या क्या दे रखा है? एक तो वार्तालाप दे रखा है और मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रार्थनाएं भी दे रखी हुई हैं ऋग्वेद में। देखिए आपको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिले हैं ऋग्वेद से, जैसे कि एक फर्स्ट पॉइंट कि शुक्र वार्तालाप दे रखा है, वार्तालाप में व्यास और सतलज के बारे में और विश्वामित्र के बीच के संवाद है। और दूसरा ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, उसके रिसर्च है। ओके, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जैसे कि यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे ज़मीन के लिए भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ऐसी ज़मीन के लिए युद्ध करते थे, जिसमें यहाँ पर चारागाह उपलब्ध हो। जैसे कि मवेशियाँ पालते थे तो उनके लिए चारागाह उपलब्ध हो, तो उस ज़मीन के लिए युद्ध होता था। या फिर जहाँ पे जल्दी से उगने वाली फसलें, जौ के लिए उपजाऊ मैदान होता था, उसके लिए युद्ध होता था। जैसे मगध का मैदान वो आगे आप पढ़ेंगे, गंगा के तराई क्षेत्र है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ यह धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। चलिए, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए से आपने नोट किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कई स्थायी सेनाएं नहीं होती थी। देखिए यहाँ पे अब पता चला कि कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। जैसे कि लोगों की सभाएं होती थी। यहाँ से पता चल रहा है कि इनकी कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग सभा करते थे, इसमें युद्ध और शांति के विषय में चर्चा करते थे। इसमें डिसाइड करते थे ये कि युद्ध करना है या शांति वार्तालाप करना है। ओके, वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होता हो, और ऐसी सभाओं से ही अपने सरदार को चुनते थे। तो प्रजातंत्र सिस्टम बताया जा रहा है, जैसे कि प्रजातंत्र सिस्टम था, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जिससे कि राजा का चुनाव कर रहे थे अपने। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई धर्म के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया था। यहाँ पे लोगों का वर्गीकरण किया गया था, बट काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। यहाँ पे कर्म के आधार पर था वर्गीकरण, न कि जन्म के आधार पर। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखते हैं। जैसे कि आप आगे देखेंगे भी, ऋग्वेद के उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो यहाँ पे वर्गीकरण जो जन्म के आधार पर हो जाता है, न कि कर्म के आधार पर। और अस्पृश्यता आ जाती, जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे वैश्यावृत्ति आदि भी शुरू हो जाती है। चलिए, ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे काम के आधार पर पुरोहित बताया गया, जो ब्राह्मण कहते थे, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। 2 लोगों का वर्गीकरण बताया गया है काम के आधार पर, जैसे कि पुरोहित ब्राह्मण कहा जाता था जिन्हें, और दूसरे थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में बाद में पढ़ोगे, जैसे कि अभी आप बाद में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य, वैसे कोई राजा नहीं थे। ये डेमोक्रेटिक रूप में बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं था, बट फिर भी बताने एक तरीके से कि सभाएं होती थी, उसके द्वारा ये अपने राजाओं को चुनते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में शायद पढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था, राजा क्या करते थे। राजा अपने महल के चारों तरफ दीवार बनाना, नदी या कोई बांध बनाना, इसके लिए नदी जैसे कि वाटर प्लांट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सब बाढ़ के लिए बनाया करते थे। इसी को बताया जा रहा है कि एक बार रिवाइज करके देखें राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन
जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन मतलब जनता। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला था। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, जैसे कि जन और विश आपको आगे बताया गया हुआ है चैप्टर में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जन का जो प्रतिनिधि करता था राजन, जन परिवार, छोटे छोटे कुल होते थे। कुल का प्रतिनिधित्व था कुलपति, कुलपति से कई कुल मिल जाते थे, बनता था विश, और विश का होता था विशपति, और कई विश मिलने से बनता था जन। तो जन का जो राज होता था मुख्य राजन होता था। कुल विश जन, तो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक कुल आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका जन है, ये जन है, इसके से जो नीचे होता था विश होता था, विश। और विश जो नीचे आते थे कुल होते थे, तो कुल से मिलकर बनते थे विश, और विश होते थे जन। ओके। कुल का जो मुखिया होता था कुलपति कहलाता था, विश का विशपति और जन का राजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि परिवार के रूप में कबीले थे, तो कबीले का मुखिया जन के रूप में, जैसे कुल हुआ, परिवार हुआ, परिवार से विश बना, विश से जन बने, जन से राजन कबीले के रूप में। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जैसे कि जो रचनाएं की गई हुई हैं, बताया जा रहा था आपको ऊपर ऋग्वेद, उन लोगों ने अपने आप को रचनाएं जिन्होंने की वो बताते हैं कि खुद को आर्य बताते हैं, आर्य कहते हैं। तथा अपने विरोधियों को दास या दाशु कहते थे, तथा जिन्होंने रचना नहीं की, जो यहाँ के लोग थे, उनको दाशु बताते हैं। जो पहले से उपस्थित थे, जो यज्ञ नहीं करते थे, कहते हैं कि दाशु वे लोग थे। ये दाशु की क्वालिटी बता रहे हैं विशेषता, कि जो यज्ञ नहीं करते थे उनको उन्होंने दाशु कहा है, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जैसे कि इस काल में आपको युद्ध के बारे में पता चलता है कि दशराग युद्ध हुआ था। जैसे कि आप कन्फर्म कीजिएगा, दशराग युद्ध में कितने आर्य शामिल थे और कितने आर्यों का नाम क्या क्या था। जैसे कि जो कबीले शामिल थे, आर्य कई कबीले शामिल थे, तो आप बताइएगा, उसके बाद मैं कन्फर्म कर दूँगा। आप कन्फर्म करेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको डिटेल मिलेगी और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर अलग तरह का विकास हो रहा था। बताया जा रहा है कि अलग तरह का विकास हो रहा था। देखते हैं क्या विकास हो रहा था। ये शिलाखंड, इसे बताया जा रहा है खामोश प्रहारी कहानी महापाषाण की, ये टाइटल दे रखा हुआ है। ये शिलाखंड महापाषाण पत्थर से नाम जानते हैं। जैसे कि आगे पृष्ठ पे शिलाखंड दे रखा है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग, देखिए जैसे कि चैप्टर का नेम ही था किताबें और कब्रें। किताबों में तो आपने जाना किसी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद में किस विषय में दिया है, और अर्थवेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, जैसे कि सामवेद में संगीत के बारे में दिया है। ये सब चारों में भी किस वेद में किस विषय में बताया गया है, ये आप एक बार चेक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं क्लियर कर दूँगा। ओके, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल्फ क्लियर कर दूँगा। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले उत्पन्न हुई। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब्रें बनाने की प्रथा कब उत्पन्न हुई, तो 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत
और कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो बताया जा रहा है कि कुछ हमें ऊपर से दिख गए हैं और कुछ जमीन के भीतर थे। तो देखिए फिगर दे रखा है आपको कैसे महापाषाण होते थे, उसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते थे। देखिए पत्थर लगे हुए चारों तरफ एक कब्र बनाते थे, उसके चारों तरफ पत्थर लगा देते थे और बीच में यहाँ पे कब्र को दफनाते थे। चलिए पढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो कब्रों का पता हमें कैसे चलता है? कई स्थानों पर ऐसे पत्थर मिले यहाँ गोलाकार पत्थर लगे हुए थे, तो उसके सेंटर में जैसे कि देखा गया तो वहाँ से हमें कब्र के बॉडी मिले, स्केलेटन, जैसे कि कंकाल तंत्र मिले। और कई जगहों पर सिंगल पत्थर खड़ा हुआ था, उसे जब देखा गया तो वहाँ से भी हमें कब्र मिली। इससे पता चल रहा है, इसी बारे में बता रहे हैं कि अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई, एक ही सूची बता रहे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। इस तरह का महापाषाण को ताबूत, जो ये कब्रें थी, इन्हें महापाषाण में क्या पाया जाता था? समाधान, ताबूत या शिष्ट कहा जाता था। आगे देखिए, शिष्ट में पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अभी देखेंगे आप आगे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। ये जो कब्र आपको बताई जा रही है, कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो ऋग्वेद की एक समानता है कि जो मृतक थे उनको जो दफनाया जाता था तो उनके साथ में मिट्टी के बर्तन भी कुछ दफनाए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मोस्टली बन सकता है कि मृतकों को जो खास समानताएं मिली, जैसे कि कब्रों में कुछ के साथ मिट्टी के बर्तन दफनाए गए हैं, कुछ के साथ अदर पॉट्स दफनाए गए। बट देखिए खास विशेषता जो ये है, समानता मिल रही है इसमें कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ये समानता मिली है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, इसके साथ हमें लोहे के औजार भी मिले हैं, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जिससे पता चल रहा है कि कुछ यहाँ पे असमानता भी आ गई थी। जैसे कि सभी के साथ तो यहाँ पे पत्थर, कुछ के साथ पत्थर मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, बट कुछ के साथ में हमें पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। तो सोने के गहने देख के पुरातत्व पता लगाने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो सोने के गहने मिले हुए ये राजा महाराजा के फैमिली से थे, जैसे कि ये कबीले के मुखिया होते थे, इनकी कब्रें होती थी। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, देखिए साक्ष्य दिखाया गया है कि इन्हों से जो कब्रें मिली हुई सो लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ दे रखा है, एक कटार दे रखी है, कटार है, कुल्हाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक असमानता, देखिए सामाजिक असमानता यहाँ से आ गई थी ऋग्वेदिक काल से। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो इससे पता लगा रहे हैं कि असमानता व्यक्त हो गई थी। ब्रह्मगिरी की खोज, ब्रह्मगिरी जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर में आपको चार्ट में बताया था, मैप में, तो आप सर्च कीजिए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। यहाँ एक व्यक्ति की, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मुंडके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। तो इससे पता चलता है कि असमानता आ गई थी, पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे। जैसा कि सेम आप आज भी देखते हैं कि अगर एक गरीब फैमिली का इंसान है, उससे जब मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी कब्र देखते हैं आप, समान होती है, इक्वली होती है। और आप बड़े आदमी को देखते हैं, जैसे कि राजा महाराजा, या जैसे कि राजा महाराजा तो नहीं अभी हैं, बट कोई आप राजनेता देखते हैं, फैमिली से देखते हैं, तो उसको देखते हैं, सामाजिक स्तर से पता चलता है।
यही असमानता व्यक्त आ गई थी। कभी कभी महापाशरों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। इससे पता चल रहा है कि एक ही परिवार के लोग थे, अलग अलग समय पर एक ही प्लेस पर दफनाया गया। बाद में बनने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। जैसे कि अभी आपको कुछ आगे मिला था, मैप में दिखाया गया था कि उसमें पोर्ट होल बना हुआ था। तो वो पोर्ट होल का यूज़ क्यों करते थे? बाद में जो मरने वाले लोग थे उनको पोर्ट होल के रास्ते लाकर कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। देखिए, पोर्ट होल में लेकर लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो यहाँ पर इन्होंने गोलाकार पत्थर लगा दिए थे स्पॉट्स के रूप में कि बाद में पता रहे किस स्थान पर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इमाम गांव के बारे में भी रखा है, जैसे कि आपने अभी ब्रह्मगिरी के बारे में पढ़ा। अब इमाम गांव देखते हैं। इमाम गांव जैसा कि आपने देखा था, इमाम गांव कहाँ पे पड़ता है, आप मैप में सर्च कीजिए। जिससे कि आप साथ साथ में मैपिंग सर्च करते रहेंगे तो मैप के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इमाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ों के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ पे जो वयस्क लोग थे इमाम गांव में, गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था और उनका ये विशेषता थी कि उनका सिर जो होता था उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। तो क्वेश्चन अभी आया हुआ था एसएससी के पेपर में मे बी कि उत्तर की ओर से कब्र में व्यक्ति को सिर्फ उत्तर की ओर रखकर कहाँ दफनाया गया है। तो ऑप्शन दे रखा हुआ था उसमें, इमाम गांव का भी ऑप्शन दे रखा हुआ था। तो आप एसएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम एनसीईआरटी से बन जाते हैं। शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। पता चला है कि नहीं भी लोग परलोक में, जैसे कि आपने पढ़ा था पूरा पाशर काल में, कि खास के साथ जंतुओं को, जैसे बकरी आपने देखा था कि स्पॉट्स में बकरी को दफनाया गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ भी खाने पीने को रख रहे हैं। इनका भी परलोकवादी में मान्यता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक आदमी था, उसे 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पूछ सकता है ये कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। स्थल कहाँ से मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थल है? तो इमाम गांव है, आप याद रखिएगा। यहाँ हर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था, सबसे बड़े घरों में एक था जिसे दफनाया गया था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ये भी देखिए कि शव के पैर मुड़े हुए थे। चलिए स्केलेटन के बारे में बताया गया। कंकालों का अध्ययन। छोटे आकारों के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच, जैसे कि ये तो हम पता कर सकते हैं कि जो स्केलेटन मिला है हमें वयस्क का है या बच्चे का है, बट उसका सेक्स लिंग उसका पता नहीं चलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे बता रहे हैं कि बच्चे या बच्ची का है, ये प्रॉब्लम होती है। कंकाल के बीच में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? जैसे ऊपर ही बता रहे हैं, ये फ़र्क लगाना आसान नहीं होता है। इसके लिए जैसे कि कार्बन डेटिंग की विधि यूज़ की जाती है, कई विधियाँ हैं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि उस समय पुरुष भी गहनों को आभूषण पहनते थे, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कार्ड प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये बता रहे हैं क्वालिटी इससे पहचानने लगते थे पुरातत्वविद। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। बताया जा रहा है कि चरक वैद्य जो थे कितने साल पहले हुए थे? 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्हें चिकित्सीय शास्त्र पर चरक संहिता की किताब लिखी। तो देखिए आप इम्पोर्टेंट आपके लिए कि कौन सी किताब लिखी थी? चरक संहिता। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं।
या आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आज हमें पता है कि 206 हड्डियाँ, बट सोचिए उस समय में उन्होंने पता लगाया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ हैं। फिर भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। तो पुरातत्वविद बताते हैं कि उन्होंने अपनी शायद काउंटिंग में जो दांत की हड्डियाँ हैं, जोड़ हैं, हमारे कार्टिलेज हैं, उनको जोड़ कर बताई गई थी, इस रीजन से 360 बताई है। चलिए इमाम गाँव के काम धंधे के बारे में जानते हैं, इसे कैसे पढ़ते हैं। इमाम गाँव में पुरातत्वविदों को जो फसलें मिली हैं, गेहूँ, जो चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ये फसलें हम याद रख लीजिएगा। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, ठीक है, पशुओं के बारे में बताया गया है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे सच मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर के एंडिंग पे हैं हम। एटलस में चीन को देखिए, चीन के बारे में बताया जा रहा है। 3300 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुरानी उदाहरण पाते हैं। इसी सबसे पुराने उदाहरण में चीन से मिलते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये चीन में था, जैसे कि हमारे यहाँ तो भुज की छाल पर लिखा गया था, बट ये पता चला है कि चीन में जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है। भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ, क्योंकि यह मानता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। राजाकार लोग जो होते थे, इन लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे या नहीं, या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होगा, या फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी, जैसे कि हड्डियों पर अपने क्वेश्चन लिखते थे, आग में डाल देते थे, और इसमें जो चटक होती थी उसके हिसाब से अनुमान लगाते थे क्या होगा। चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं इसमें। इसे बताया जा रहा है कि वेदों की रचना कब प्रारंभ हुई, 3500 साल पहले। इसमें अब याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर बसने की सभ्यता कब से स्टार्ट हुई थी, 47 साल पहले। और यहाँ पे वेदों की रचना 3500 साल पहले, और अंत कब हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, 2500 साल पहले। और महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब हुई, 3000 साल पहले। इमाम गाँव में कृषकों का निवास कब हुआ, 3600 से 2700 साल पहले। इमाम गाँव में कृषक निवास हो गए थे। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कब होता रहा था, 2500 साल पहले। चरक का कब स्टेटस आया, चरक के बारे में कब जानकारी मिलती है, लगभग 2000 साल पहले। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है सुप्त, जैसे कि आप इसे मिलाइएगा। अगर आपको आप नहीं कर पाते हैं देन आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप पिन कीजिएगा। ओके, जैसे कि आप करेंगे तो आपको माइंड में सेट होगा कि हाँ आपने चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आपको आता है या नहीं आता है। चलिए जैसे कि कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप इसमें क्वेश्चन में नहीं कोई इम्पोर्टेंट है। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जैसे कि पूर्व मौर्य काल, बौद्ध काल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये चैप्टर हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।